चलिए तो शुरू करते हैं मेगा रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स हैं? हम 5। 5। पहला कौन सा है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, एसएम का इंट्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है? एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। कौन सा एनवायरनमेंट, बाहर का कि अंदर का? एक्सटर्नल। याद कैसे रखोगे? ई पहले आता है ना, ई पहले आता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर क्या है? एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। चौथा चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। चॉइसेस। और पांचवा इम्प्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन। तो आज हम किसका रिवीजन कर रहे हैं? आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जब मैंने क्लास में आप लोगों को ये चैप्टर कराया था तो मैंने इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था और मैंने आपसे ये कहा था कि जो चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके हिसाब से? केस स्टडी के हिसाब से। और साथ ही में मैंने आपको ये भी कराया था इन द क्लास इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड द माइंड मैप, राइट। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंटेंट है, यानी कि वी हैव टू स्टडी 10 topics in totality, and out of the 10 topics you can see 5 topics are in relation to the second part, which is the Michael Porter generic strategies। और सेकेंड पार्ट से केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो जो पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, इसकी समझ होनी ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर के पॉइंट्स में रट्टाफिकेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ गए? तो वी विल रिवाइज first of all the second part of the chapter and then I'm gonna make you revise the first part of the chapter. So there are total 10 points as discussed in the class। 10 में से 5 पॉइंट हमारे पार्ट 1 में जाते हैं इस चैप्टर के, और 10 में से आखिर के 5 पॉइंट जो है हमारे पार्ट 2 में जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अबाउट पॉइंट नंबर 6, माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजीज इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि ये बहुत ही महान इंसान है। नाम क्या है इंसान का? माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने क्या कहा? माइकल पोर्टर ने कहा, अरे बिजनेसमैन सुनो, क्या सुनना था कि देखो अगर तुम कोई बिजनेस करते हो तो तुम्हारे पास में ये चॉइसेस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, आप इन तीनों में से कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। तीनों कौन कौन सी स्ट्रेटजी? कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी बताओ डिफरेंशिएशन, तीसरी बताओ फोकस स्ट्रेटजी। क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर 10th नंबर पे आपको एक स्ट्रेटजी और दिख रही होगी, यानी कि ये वाली स्ट्रेटजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। ये वाली स्ट्रेटजी क्यों नहीं बोली हमने? माइकल पोर्टर ने ये माइकल पोर्टर ने नहीं दी है, ये तो हमने डिराइव कर ली वक्त के साथ, राइट। तो माइकल पोर्टर ने क्या बोला कि हमारे पास ये स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन सी? ये तीनों स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप बिजनेस पे लगा सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि जो ये तीनों स्ट्रेटजीज हैं ये कॉर्पोरेट लेवल हैं, ये बिजनेस लेवल है, या ये बिल्कुल फंक्शनल लेवल वाली स्ट्रेटजीज आपको लगती हैं? बिजनेस लेवल। हम बिजनेस लेवल, राइट, क्योंकि हम हर कोई बिजनेस के लिए कोई सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। डन 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 डन, बात समझ में आ गई? तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज 3 स्ट्रेटजीज। अच्छा, एक क्वेश्चन और, पता है इन स्ट्रेटजीज को माइकल पोर्टर ने जेनेरिक कहा। जेनेरिक का मतलब क्या होता है? हम जनरली सब पे लगा देती है, सारे बिजनेस पे। ओ, जेनरिक का मतलब होता है जनरली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ दी एंटिटीज, यानी कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसने ऐसा नहीं बोला कि तुम मत लगाना, तुम लगा लेना, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला। तो द वर्ड जेनरिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वर्ड अमन? जेनरिक। जेनरिक किससे शुरू होता है? जे से कि जी से? मैम जी से। ओके, नहीं जे से, जे से मैम, जे। हाँ, जैसा जोक था ना ये। चलिए, अब आप देख सकते हैं, यहाँ भी गुमराह कर रहा है। हाँ, यहाँ भी गुमराह कर रहा है। हाँ, मैं क्या करूँ हो लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर।
चलिए, सो अब आप देख सकते हैं कि ऑल द 3 स्ट्रेटजीज, इसमें आपको कॉमनली सब कुछ पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा अचीविंग यानी कि आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, तीसरा एडवांटेजेस, चौथा डिसएडवांटेज। तो आपको कॉस्ट लीडरशिप में भी यही पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में भी यही पढ़ना है और फोकस में भी यही पढ़ना है, राइट। एग्जाम के लिए रटना है हमें एक चीजें, हमें रटनी नहीं है, हमें समझनी है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए, तो इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी इंट्रोडक्शन की। आप मुझे बताइए कॉस्ट लीडरशिप का इंट्रोडक्शन क्या होता है। हाउ डू यू डिफाइन अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी? क्या हम इस पे माल सस्ते पे बेचते हैं या महंगे पे? सस्ते पे। हम सस्ते पे, चीप। चीप प्राइसेस? does Yes, the ma'am. does Michael Porter use the word cheap, प्रत्युष? मैम नो मैम, चीप नहीं। No, फिर ma'am. अगर मैं आप मुझे बोलो कि मेरी क्लासेस बड़ी चीप प्राइस में मिलती है और एक आप बोल रहे हो कि आपकी क्लासेस बहुत लो प्राइस में मिलती है, कितना फर्क होता है ना। तो माइकल पोर्टर के शब्द थोड़े से याद करो, आप उसकी बातों को, आप उसके स्ट्रेटजीज को वर्ड चीप नहीं बोल सकते हो। आपको एक थोड़ा सा क्या बोलते सभ्यता के साथ उसको उसकी चीजों को Low रखना price. पड़ेगा। क्या बोला था माइकल पोर्टर ने? दैट वी विल बी सेलिंग एट अ लोअर Lower प्राइस, price. लो प्राइस, ठीक है। अच्छा शालिनी, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बेचना लो प्राइस पर है तो क्या मुझे क्या मुझे बनाना भी लो प्राइस से पड़ेगा? यस मैम, कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगी। कॉस्ट पर यूनिट कम रखनी पड़ेगी। वेरी वेरी गुड। अच्छा एक और बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस कम रखती हूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइस भी कम रखती हूँ, तो मैं कौन से टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाऊंगी? जो प्राइस Sensitive. सेंसिटिव होंगे। कौन से प्राइस सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव। ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो थोड़े प्राइस के घटने या बढ़ने से, हाँ। रिलेटिवली प्राइस के घटने या बढ़ने से शिफ्ट हो जाते जिनको हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते प्राइस हैं, के बढ़ने में। जिनको प्राइस के बढ़ने घटने से फर्क पड़ता है वो होते हैं पड़ता प्राइस है। सेंसिटिव, पड़ता है और उनको। जिनको फर्क नहीं पड़ता है वो होते हैं प्राइस इनसेंसिटिव, Insensitive. राइट। तो बेटा जी प्राइस सेंसिटिविटी के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो विच अमंग द 3 स्ट्रेटजीज इज हैविंग द कस्टमर अट्रैक्शन फ्रॉम प्राइस सेंसिटिव बायर? बताइए। कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हमारे को क्या पढ़ना होता है कि हम लो प्राइस पे क्या करते हैं, सेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं किसको? प्राइस सेंसिटिव बायर्स को। डन 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 डन, ओके। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिए जरा, जो ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर हमारा जो मार्केट होता है वो मार्केट ब्रॉड होता है या वो मार्केट नैरो होता है? हम ब्रॉड। पक्का? यस ब्रॉड का मतलब क्या होता है? वी आर फोकसिंग ऑन अ वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। इजी, सिंपल। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कॉस्ट लीडरशिप का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया? डन। डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे। क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर हम ऐसे ही प्रोडक्ट दे देते हैं या फिर उसके अंदर कोई यूनिक फीचर्स चाहिए होते हैं? यूनिक फीचर। ओके जैसे हम कोई यूनिक फीचर डाल देते हैं तो हम उससे प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम, Yes, ma'am. रिलेटिवली प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। हमारा मार्केट कैसा रहता है इसके अंदर? मैम ब्रॉड। ब्रॉड। ब्रॉड रहता है मार्केट, ओके। कस्टमर के बारे में बताइए। प्राइस हम इनसेंसिटिव। रिलेटिवली प्राइस Very good. रिलेटिवली Price इनसेंसिटिव अगर आपने बोल दिया बेटा तो एक गलती ये हो जाएगी कि आप इतना बड़ा बोल देंगे कि आप तो इनको प्रीमियम छोड़ो, आप तो इनको एप्पल लेवल के प्राइस पे बेच दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? रिलेटिवली Relatively. प्राइस इनसेंसिटिव। Insensitive. समझते हो ना इस वर्ड का मतलब? चलिए, ओके। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए कि जैसे मान लो कोई कंपनी अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगाती है तो उसके पास में जब वो सामान बेचने के लिए जाती है, क्या उसके पास एक ऐसा फीचर होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे और कस्टमर उसकी वैल्यू करे? ऐसा होना चाहिए। यस मैम। अगर मान लो Yes. वो जो आपका यूनिक फीचर है कस्टमर उसकी वैल्यू ही ना करे, तो आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर होता है? ये कंपनी के लिए प्लस में है या माइनस में है? नेगेटिव। माइनस मैम। दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क टू द कंपनी। हम थ्रेट।
यस, इट इज अ थ्रेट, इट इज रिस्क टू द कंपनी। मैं आपको कुछ यूनिक दे रही हूँ, आप मुझे उसका पैसा दे रहे हो, बट आपको वो यूनिकनेस से फायदा ही नहीं है, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? चलिए अब बात करते हैं फोकस की। बताइए फोकस का मार्केट बताइए, ब्रॉड या Narrower. नैरो? niche, नैरो। क्या बात है जतिन, इम्प्रेस्ड। नैरो यानी कि नीश। कोई यहाँ पर बैठा है जो कह रहा है नीचे, नीचे नहीं है बेटा, नीश है ये, ठीक है? चलिए नीचे बोलीजिए, या फिर नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं बोलना, नीच ही बोलना है, नीश या फिर नैरो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या फोकस स्ट्रैटेजी जो है अगर नैरो ग्रुप पे फोकस करती है, तो क्या यहाँ पर हमारे को कोई डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं yes फोकस ma'am, स्ट्रैटेजी के? यस मैम। Yes, बताइए ma'am. कौन कौन से? फोकस Cost कॉस्ट leadership. लीडरशिप स्ट्रेटेजी और फोकस डिफरेंशिएशन। ओके डन। आप मुझे बताइए, अगर एग्जाम में सवाल आता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि फोकस कॉस्ट कब लगेगी और नॉर्मल कॉस्ट कब लगेगी, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको देख के मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ कि वहां पे फोकस कॉस्ट लगेगा या नॉर्मल कॉस्ट लीडरशिप लगेगी? प्राइस। गलत आंसर, मार्केट। मार्केट से डिटरमाइन कर सकती हूँ। अगर मार्केट ब्रॉड है तो नॉर्मल कॉस्ट लीडरशिप लगेगा, और अगर मार्केट नैरो है तो फोकस कॉस्ट लगेगा। अगर मार्केट ब्रॉड है और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन लगेगा, और अगर हम नैरो मार्केट पे कर रहे हैं तो फोकस डिफरेंशिएशन लगेगा। सिंपल टू इट, राइट? चलिए तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया अबाउट ऑल द थ्री ऑफ दिस स्ट्रेटजीज, क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस? चलें आगे। मैम हाँ मैम बोलो बोलो फोकस बोलो। में, फोकस में वैसे तो नैरो लगता है, पर हाँ इसमें जैसे चूज करेंगे उसमें फिर ब्रॉड नैरो अलग से देखेंगे। समझी नहीं मैं आपका सवाल। फोकस पे मतलब कौन सी मार्केट में होता है, नीश मार्केट में फोकस लगता नैरो है। मार्केट पे होता है, नीश मार्केट पे होता है, जी बताइए। हाँ हाँ तो अगर इन दोनों में से चूज करना है फोकस में, इन दोनों में एफसीएल और से। एफडी में, हाँ एफसीएल और एफडी में, तो उसमें फिर ब्रॉड नैरो तो देख। उसमें देखो ना, उसमें फिर सबसे पहले मार्केट चेक करो। मार्केट चेक हाँ कर लिया, मान लो मार्केट चेक करके नैरो मार्केट हुआ, तो जैसे नैरो मार्केट हुआ फोकस लग गया। उसके बाद क्या चेक करोगे? चेक प्राइस, चेक प्राइस, लो प्राइस और प्रीमियम प्राइस, राइट? हाँ जी। अब जैसे मान लो हवाई जहाज है, ठीक है? अब अगर मान लो टाटा जी को जाना है हवाई जहाज में, ठीक है? उन्होंने, हमने बोला कि यार हमारा हवाई जहाज किसको टारगेट करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करता है, ठीक है? और हम टिकट दे रहे हैं बेटा, सपोज कर रहे हो 1 लाख रुपए की टिकट दे रहे हैं, तो ये नीश कैटेगरी हो गई, बिजनेसमैन, ओनली बिजनेसमैन। एंड देन उसके बाद हम उनको प्रीमियम पे दे रहे हैं फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स उनको बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? फोकस डिफरेंशिएशन। डन। तो स्टेप नंबर 1 is check the market, step number 2 is check the price. Okay, now done. चलो अब बात करते हैं बेटा जी कॉस्ट लीडरशिप के अंदर। एक एक करके हमें बात करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है, अब हम कुछ करेंगे बेटा जी इंट्रोडक्शन के बाद में अचीवमेंट, फिर उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करें। चलिए तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर अगर मुझे अचीव करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 कान पकड़ने पड़ेंगे, है ना? डू ईयर्स, याद आया किसी को? दोनों कान पकड़ने पड़ेंगे, कुछ याद आया या नहीं याद आया? नो नहीं याद आया? हमने इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक हम है, डन काफी है, चीजें वेरी गुड, इसमें- इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेरी गुड। मैम डी से डिमांड ओके डन, डी से डिमांड, शुक्र है इसके अंदर सी नहीं है। ओके नेक्स्ट। मैम ए से एडवांस टेक्नोलॉजी डन, एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। एंड एस से मैम प्रोडक्ट कैसे रहता है यहाँ पर? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट कैसे रहता है यहाँ पर शालिनी? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज्ड। चलिए और बताइए। उसे अपॉर्चुनिटी, नहीं, ऑप्टिमम रिसोर्स। ऑप्टिमम रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीके से यूज करेंगे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। आर से बस आर से रह गया, रेसिस्टेंस। रेजिस्ट डिफरेंशिएशन। अब समझा दूं, अब समझ लीजिए, ठीक है? चलिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है जतिन?
टॉपिक ये कहता है मैं कॉस्ट लीडरशिप करना चाहता हूँ, कॉस्ट लीडरशिप करना चाहता हूँ यानी कि मैं सस्ते पे माल बेचना चाहता हूँ, और सस्ते पे बेचने के लिए क्या करूं, तो मैंने कहा बेटा दोनों कान पकड़ लो, तो ये हो गया उसका निमोनिक। अब एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। कहते हैं, सुनो ध्यान से, अपना प्रोडक्ट ना स्टैंडर्डाइज रखो। आपने देखा होगा पहले जमाने में ना कपड़ा जो होता था थान लेके आ जाते थे, और उस थान में से सबके कपड़े बनवा देते पूरे परिवार के। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। तो अगर आप सबको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट दोगे, यानी कि किसी को कोई भी यूनिक चीज नहीं दोगे, यानी कि रेजिस्ट डिफरेंशिएशन, कुछ भी यूनिक मत दो उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, लो कॉस्ट पे काम कर सकते हो। बात समझ में आई? दोनों पॉइंट आपस में इंटरलेट हो गए, समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट, आप क्या करो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो। समझो इस बात को। मैंने कहा मुझे आज से प्रोडक्शन चालू करनी है, आज चलो टेक्नोलॉजी लेने के लिए चलते हैं। उसने मेरे को बोला कि मैम ये टेक्नोलॉजी है, ये 3 साल पुरानी है, ओके, और ये वाली है जो 6 महीने पहले आई है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि मेरे को अगर कॉस्ट कम रखनी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी सही रहेगी। मैं आपको दोनों का सिचुएशन बताती हूँ। पहली टेक्नोलॉजी ऐसी जो 3 साल पुरानी है, ठीक है, अगर मैं उसको टेकअप करती हूँ तो आपको पता है कि अगर मैं कोई चीज पुरानी टेकअप करती हूँ तो मुझे नए पे एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगी। तो मुझे अपनी कॉस्टिंग डालनी पड़ेगी। तो मैंने पुरानी भी खरीदी और फिर थोड़े दिन के बाद में मुझे नई भी खरीदनी पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं सिर्फ 6 महीने यानी कि जो सबसे लेटेस्ट आई है, जस्ट 6 महीने पहले वाली, मैं सिर्फ उसको परचेज कर लेती हूँ। तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी कॉस्टिंग कम आएगी? हम जो 6 महीने वाली है, क्यों? हम क्योंकि लेटेस्ट दो बार आपको एडवांस खर्च नहीं करना पड़ रहा ऑलमोस्ट, है ना। अभी लेटेस्ट आई है, तो क्या लिखा है इसमें, यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। अब पॉइंट समझ में आया जतिन? पॉइंट समझ में आया शालिनी? चलिए, जब भी आपको पॉइंट समझ में आ जाए करे ना, तो मुझे थम्स अप कर दीजिए करे, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको क्लियर हो गया। दिस रिविजन इज फॉर यू पीपल, मुझे सारा आता है। डन, चले आगे। ओके, और ई से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तो बहुत इजी पॉइंट है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, कौन डिफाइन करेगा, जल्दी से बताओ। ओके शालिनी। कॉस्ट पर यूनिट को कम से कम रखा जाता था, जिससे प्रॉफिट जो है हाई हाँ, और ये पता है हम कॉस्ट को कम क्यों कर पाते हैं, बिकॉज हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चले आगे, अब बात करते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। MMMT, सबको अच्छे से क्या करो, ऑप्टिमम यूज करो, तभी तो अच्छे से यूज करोगे तो अच्छे से काम चलेगा और खर्चा कम लगेगा। और डिमांड, देखो मान लो तुमने ऐसी जगह काम करा जहां पे ऐसी कोई चीज बना दी जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी तो जब डिमांड ही नहीं है तो तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, डिमांड को एनालाइज कर लो कि हाँ डिमांड तो है ना प्रोडक्ट की। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अचीवमेंट याद हो गए? चलो 1 मिनट दे रही हूँ, इसको पढ़ लो, क्योंकि आप लोग को याद नहीं थे ना ये, इसलिए बोल रही हूँ। फटाफट करो चलो। डन। चलो अब मुझे ये बताओ कि कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हमारे पास 4 चीजें हैं। इंट्रोडक्शन, अचीव कैसे करते हैं, समझ में आ गया, पॉइंट्स भी याद हो गए। अब फटाफट से एडवांटेज और डिसएडवांटेज ले लूं। चलो ओके, फर्स्ट एडवांटेज आपको मुझे बताना है। ये मुझे जो 5 पॉइंटर्स दिख रहे हैं ना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मैम। अच्छा, माइकल पोर्टर फिर से आ गया, कहता सुनो मेरे दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दो कहता माइकल पोर्टर वाले कॉन्सेप्ट को भी कंबाइन कर दो इसके साथ में, फिर देखो जादू। देखो तो वो क्या बता रहा है कि अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हो तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, चाहे आपके पास कितनी भी दिक्कतें आ जाए। और ये क्या है, 5 दिक्कतें है ना, ये तो 5 प्रेशर्स थे ना, ये 5 क्या है, दिक्कतें। तो पहली दिक्कत क्या है, राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग राइवल्स। हमने कहा घंटा राइवल्स हमसे कुछ कर पाएंगे, लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, लो कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। दूसरा पॉइंट, बायर्स। भाई बायर्स को ऑलरेडी हम सस्ता दे रहे हैं भाई, हम तो बायर्स तो खुश होंगे, कहाँ से वो बार्गेनिंग करेंगे, हम तो खुद पहले से सस्ता दे रहे हैं।
बट हमारे सीए स्टूडेंट्स कभी कभी 999 पे बैच निकालने के बाद फिर भी डिस्काउंट मांगते हैं, क्या ही करें, रियलिटी इज हार्श। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। कहते हैं कि सप्लायर्स वो भी तो है हमारे को, अगर हम माल लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, माल को महंगे पे हमें दे सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये हानि कस्टमर तक पहुंचने नहीं देंगे। उससे पहले कि कस्टमर तक ये प्राइस पहुंचे, इसे मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। मैं ऑब्जर्व करूंगी सारी की सारी कॉस्टिंग। अगर हमारे सप्लायर ने पैसा बढ़ा दिया रॉ मटेरियल का कि आप मेरे से थोड़े से महंगे पे खरीदो, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगी वो मैं बियर करूंगा, पर अपने कस्टमर को सस्ते पे दूंगा। ठीक है। उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स हमारे जितने लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इतने सस्ते पे कहाँ से दे पाएंगे न्यू एंट्रेंट? कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट इज सब्स्टिट्यूट्स। जैसा राइवलरी वैसा ही सब्स्टिट्यूट्स, बेसिकली क्योंकि हम लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कोई सब्स्टिट्यूट जो है, चाय हमेशा सस्ती होती है कॉफी से, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तो चाय का ही बोलबाला है। तो बताइए एडवांटेज क्लियर हो गए हैं, आराम से लिख सकते हो। और ये 5 पॉइंट आप कहाँ पे यूज कर लेते हो, पाइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिसएडवांटेज करा देती हूँ। डिसएडवांटेज कितने आसान है, हमने कहा सुनो, जब तक सोनाली मैम आपको सस्ते पे क्लास दे रही है तो सोनाली मैम का बोलबाला है, और जब सारे ही लोग कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे ना, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, सभी सस्ते पे देंगे, तो फिर तो हम भी सबकी तरह ही हो गए ना, फिर कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो एक डिसएडवांटेज क्या है, इमिटेशन का। सेकेंड वो कहता है कि आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में तभी सक्सीड कर पाएंगे जब आप अच्छी खासी सेल्स दे पाएं। अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा के लो कॉस्ट पे सोच रहे हैं कि आपके और आपके परिवार का पेट पल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि देखिए, अगर आपको आगे जाना है तो आपको हमेशा अपनी कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और आप वो ये कहता है कि कॉस्ट को कम रखना कॉस्ट को कम रखना इन द फ्यूचर इज वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जिंदगी में आगे चीजों की कॉस्टिंग बढ़ती है, हमें प्राइस देना पड़ता है। जैसे मान लो आज कुछ नया आया, मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, हर चीज में पैसे डालने पड़ते हैं, तो फ्यूचर में भी कॉस्ट को लो ही रखना, इट इज अ हाईली प्रॉब्लमेटिक थिंग। लास्ट, अगर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ गई तो भैया फिर तो तुम्हारे अच्छे खासे पैसे थुक जाएंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि आप सस्ते पे माल ना दे पाओ। डन 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 डन। गिविंग यू 1 मिनट, इसको रिवाइज करो डिसएडवांटेज को। शालिनी, अमन, प्रत्युष, whosoever is in class, मैं आपसे ये बोलूंगी कि जैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे मार्क करा रही हूँ, आप हाईलाइट भी करके देख रहे हैं, मैं आपको याद करा रही हूँ, उसको नोट डाउन भी करिए साथ साथ। अपने हाथ पांव थोड़े से हिलाइए, एक्टिव रहिए, लिखने का काम कीजिए, साथ साथ लिखोगे, अच्छा रहेगा। मैम ये तो नहीं होता। मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत लोग हैं मेरी शक्ल देखने के लिए। हाँ, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट राइटिंग इट। पूरी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मैंने आपको खत्म करा दी है। चलिए, आई एम गिविंग यू टाइम, रिड्यूस ऑल द पॉइंट्स। चलिए फटाफट रिड्यूस कीजिए, गिविंग यू टाइम, दे रही हूँ मैं आपको। फटाफट से कॉस्ट लीडरशिप का बाइफर्केशन बना लीजिए, फटाफट से 4 चीजें कराई है मैंने, जल्दी 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 जल्दी। अमन, मैम कॉपी नहीं है और पेन भी। चल तो सुना मुझे सारे पॉइंट्स। मैम याद नहीं है। तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या पूरे दिन में? कोई और क्लास लाइव करता है? नहीं। हाँ बस फिर मैं ही मिल रही हूँ तेरे को। सबको ही आप मिल रहे हो मैम। सबको मैं ही मिल रही हूँ। सही में मैम, सही कह रहे हैं। तुम लोग को क्या लगता है कि जो क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं उसमें ज्यादा सही लगता है या ये लाइव क्लासेस ज्यादा सही लगती है? तो मैम ये वाली सबको यही चाहिए जैसे आप दे रहे हो। मैम बट जब देते नहीं टाइम कोई। मैम इसमें जब टाइम पूछने कम की होता कोई है, बात ही नहीं थी। अच्छा, जब टाइम कम होता है तब रिकॉर्डेड, जब टाइम होता है पूरा तब लाइव।
हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। डिपेंड्स कि टाइम फैक्टर इज अ मेन एलिमेंट। सही बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर टाइम को साइड में रखूं तो डिसाइडिंग फैक्टर टाइम की जगह इट शुड बी कि आपका इंटरेक्शन का जो लेवल होता है उससे ना आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप समझ पा रहे हो मैम की सर की वाइब से मैच कर पा रहे हो ना, मतलब आपके सब्जेक्ट पे कमांड है। और अगर आप उस लेक्चर पे मैम के वाइब से सर की वाइब से मैच नहीं कर पा रहे हो ना, टीचर के वाइब से मैच नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट जो आपके पकड़ में नहीं आ रहा। पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना जब हम क्लास में होते हैं तो आपको ना एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन रोज होता है। वो क्या होता है कि जब मैं लाइव आपसे आके मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ यार, हम कुछ कर रहे हैं जीवन में। अगर आप सब कुछ रिकॉर्डेड देखना चालू कर दोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा 10 दिन के बाद, हम क्या ही कर रहे हैं ना, हम क्या ही कर रहे हैं जीवन में, मतलब पड़े हैं चार दीवारी के अंदर, हमारे पास हम कैसे लोग हैं। तो वो एक फीलिंग आ जाती है। मैम मैम 11th मैंने के वो बाद पहली डिप्रेशन बार फील आपको देख किया रहा है। हूँ किसी टीचर को आमने सामने, ओह माय गॉड। मैम मैंने और तो वो वो भी फील 11th किया है आधी। डिप्रेशन। शालिनी बोलो। मैं कह रही मैंने तो वो फील किया है डिप्रेशन, जो चार दीवारी के अंदर बस बैठे रहो, कोई नहीं है, ना आपका कोई फ्रेंड है ना कोई है, कोई कांटेक्ट में नहीं है आपके। मेरे कांटेक्ट में कोई भी नहीं है एक्चुअली। मेरी सारी फ्रेंड्स ऑलरेडी जिनको करना था वो कर चुकी हैं। तो मेरा तो ये सिस्टम है कि मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो अब जाके मुझे सेम कुछ हियर फ्रेंड्स मिले शालिनी। हैं। मेरा भी यही सीन है, ना मेरा फ्रेंड है कोई, ना मेरा पार्टनर है कोई। तो मैं भी स्टूडेंट्स के साथ चिट चैट करना चालू कर देती हूँ, सेम टू सेम। हाँ। मैम मेरे साथ भी यही है, इसीलिए कन्नू आया था बस ये। अच्छा, इसीलिए कन्नू आया था, यश कह रहा है। जब से मैम आई तब से कन्नू को साइड रख दिया इसने। चलो। ओके, बाय द वे जो ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कन्नू इज द पेट ऑफ यश। कन्नू भी लाइक भाव भाव। चलो ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। चलिए फटाफट से डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन को अचीव कैसे करते हैं। क्या इसका कोई निमोनिक है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कोई मैम निमोनिक। ब्रांड क्विट। वेरी गुड, ब्रांड क्विट। बहुत बढ़िया। तो ब्रांड से हमारा एक पॉइंट बनेगा और बाकी क्यू यू आई और टी से हमारा एक पॉइंट बनेगा। चलिए, सो ब्रांड से क्या बनेगा, इट विल बी ब्रांड गुडविल। वैल्यू और इमेज। गुडविल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डन है, गुडविल भी लिख देती हूँ। ओके, क्यू से बताइए। क्वालिटी। क्वालिटी। यू से तो बहुत इजी है यहाँ पर, यूनिकनेस। यूनिकनेस। आई से इनोवेटिवनेस या फिर इनोवेशन। और टी से टेस्ट और प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस। चलिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, निमोनिक क्या है, ब्रांड क्विट। अब इसको याद करने का तरीका समझिए। मैं आपसे ये बोलती हूँ, क्या आप लो कॉस्ट पे जब खरीदते हैं सामान, तो क्या वहां पे ब्रांड की बात करते हैं? नहीं ना, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। और हम तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर यही बोलते हैं ना, कस्टमर डजंट केयर अबाउट द ब्रांड। वो तो सिर्फ प्राइस की बात करता है। वो तो कैसा होता है, वो तो जैसे कहते हैं ना कि बिन पेंदी का लोटा, है ना। जैसे प्राइस इसने रिड्यूस किया इस तरफ, प्राइस उसने रिड्यूस किया उस तरफ। ऑन दी कॉन्ट्ररी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, हम कैसा प्रोडक्ट देते हैं जो कि यूनिक इन नेचर होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसमें कुछ नया इनोवेटिव होता है, और जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ना कि नीड्स। टेस्ट और प्रेफरेंसेस अलग होती हैं और नीड्स अलग होते हैं। और बेटा जी, इसीलिए डिफरेंशिएशन में कस्टमर कहीं ना कहीं ब्रांड मांगता है या ब्रांड देखता है, और ब्रांड के नाम पे तो एक्स्ट्रा पैसे देता है ना। आप लोगों ने भी कोचिंग क्लासेस में ब्रांड के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे दिए ही होंगे, इजंट इट? तो मुझे बताइए, आपको ये निमोनिक याद रहेगा अभी, ब्रांड क्विट, ठीक है। चलिए, तो निमोनिक याद करा दिए पहले मैंने आपको, और ये चारों पॉइंट भी तो इजीली समझ गए हम साथ साथ, ठीक है। और लास्ट इज ब्रांड वैल्यू और इमेज और गुडविल। इसी की वजह से ब्रांड की जो वैल्यू होती है, उसी के ही तो आप प्रीमियम चार्ज करते हो कि देखो हमारा अगर आप पानी पी रहे हो बिस्लरी का, तो बिस्लरी का नाम का पैसे तो आप देते हो, तो ब्रांड का नाम का पैसा आप देते हो। तो इसलिए द वर्ड इज ब्रांड वैल्यू, ब्रांड की इमेज का नाम का पैसा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अचीव करना चाहते हैं, तो आप ब्रांड बनाइए अपने आप, उस ब्रांड की गुडविल होनी चाहिए।
आप प्रोडक्ट्स कैसे दीजिए, क्वालिटी वाइज दीजिए, अच्छे दीजिए, यूनिक इन नेचर दीजिए, उसके अंदर कुछ इनोवेटिव रखिए। एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दीजिए। आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी अभी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बताया कि हम क्या करते थे पुराने जमाने के अंदर, वो थान लेके आते थे और उसके अंदर से जो होता था सामान, कपड़े कट कर करके सब पहन लिया करते थे। वहां पर किसी के टेस्ट और प्रेफरेंस को ध्यान दिया जाता था क्या? मम्मी कहेगी नहीं मुझे तो नीला कलर पसंद ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट डिफरेंशिएशन के अंदर ना हम लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान रख रहे हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखना, वहां पे नीड पे जाता है और यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे जाता है। लो कॉस्ट में बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट बुक से भी पढ़ लेगा, बुक की नीड है ना उसको। यहाँ पर उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसी होती है, मैम कलर्स होने चाहिए, मैम ऐसा होना चाहिए, मैम हैंड रिटन बुक दे दो। समझ रहे हो? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की, प्रेफरेंस बता रहे हैं वो अपनी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को देते हैं। डन 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 डन, इजीली याद हो गए सारे पॉइंट्स। चले आगे। ओके, गिविंग यू 1 मिनट, कर लो इसको अपने अंदर फॉलो। मैम चेक व्हाट्सएप। मेरा यस मैम। ग्रेट, गुड जॉब। अमन मुझे व्हाट्सएप पे लिख लिख के भेजा है, वेरी वेरी गुड अमन, मेहनती बच्चा मेरा। बट एक बात बताऊं अमन, मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। दैट इज माय प्रेफरेंस एंड माय टेस्ट। मैम मुझे बुरी लगती है मेरी राइटिंग। कोई बात नहीं, तुम वो हैंडराइटिंग जो है ना थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो, मैं बोरो कर लेती हूँ। मैम ले लो। पर मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरी हैंडराइटिंग भी मेरे पास रहे, कभी मेरी गायब हो जाए। चलिए डन डन डन, चले आगे। अब क्या करना है हमारे को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आइए पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। अगेन ये 5 पॉइंट्स कहाँ से आए, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा? मुझे तो नहीं पता है, तो मत पूछो ना। कोई बताएगा मुझे ये 5 पॉइंट्स कहाँ से आए? Quarters 5 forces. हाँ, उसने 5 पॉइंट क्यों डाले? क्योंकि वो कह रहा है, आज भी कह रहा है, जितने प्रेशर एग्जर्ट हो रहे हैं ना पांचों से, इन सब पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी भी खरा उतरेगा। जो स्ट्रेटेजी तुम कहो वो सब खरी उतरेगी भैया। बेसिकली बात ये है, क्योंकि वो अपने ही मॉडल के साथ में थोड़ी ना दगा कर सकता है, राइट? तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, कितने देखो राइवलरी, हाँ बात ही खत्म। देखो हम तो जो है ना, हम तो ब्रांड का पैसा खाते हैं। किसका पैसा खाते हैं? ब्रांड का पैसा खाते हैं। तो जो राइवल है हमारे, कहीं भी कुछ भी करते रहे, छोटे मोटे ब्रांड आते रहते हैं, हम ठहरे बड़े ब्रांड, बच्चा 10,000 रुपए दे के ही रहेगा, दे के ही रहेगा। क्यों शालिनी, 10,000 रुपए दोगी ना ब्रांड के नाम का, दैट इज अ ब्रांड लॉयल्टी। बायर्स अरे वो तो नेगोशिएट नहीं करेंगे, ब्रांड के नाम का पैसा देता है स्पेशल फीचर्स पाने के लिए, मिलते नहीं मिलते वो अलग बात है, बट बायर तो पैसा देने को राजी है कि ब्रांड का नाम है। और तो और हमारे पास सिर्फ थोड़े से तो ऑप्शंस है मार्केट में, तो हम तो ब्रांड के नाम पे पैसा देने को राजी है, क्योंकि बायर तो प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम पैसा देने को राजी है। तो बायर की बार्गेनिंग पावर आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो ब्रांड है ना। बार्गेनिंग पावर कहाँ आती है, जहाँ पे ब्रांड नहीं बना होता है। सप्लायर, सप्लायर ने अगर थोड़ा पैसा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, हम भी अपनी बुक सेट का प्राइस 2700 से 3300 कर देंगे। बुक में क्या, एक बुक का सेट आता है हमारा, मेन बुक आती है हमारी, एक एमसीक्यू बुकलेट भी आती है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम वो बुक का प्राइस जो है 2700 का सेट है हमारा कलरफुल का, उसको बढ़ा के 3300 कर देंगे, क्योंकि पीछे से पेज का प्राइस महंगा हो गया। तो हमारे को तो कोई टेंशन ही नहीं है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर से भी। अगर ऐसी बात है तो कस्टमर को तो एक्स्ट्रा देने को राजी है, क्या फर्क पड़ता है। न्यू एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट, पहली बात तो ये जो हमारा ब्रांड है ना, ये ब्रांड बना ही नहीं पाए, और अगर ब्रांड बना भी दिया उसने, तो ये जो स्पेशल फीचर हम दे रहे हैं, ये हमारा नाम बन चुका है, हमारे यूट्यूब पे इतने व्यूज हैं, ये चीजें नया एंट्रेंट क्या ही कर पाएगा। हमारे तो बिल्डिंग तब से खड़ी है, हम तो बच्चों को इतना पढ़ाते लिखाते हैं, कहाँ ही कोई आ पाएगा। एंड सब्स्टिट्यूट्स,
नॉर्मल कोई भी जैसे राइवलरी वाला पॉइंट है, सेम सब्स्टिट्यूट्स वाला पॉइंट है, कस्टमर जो है वो कहता है कि नहीं मुझे सब्स्टिट्यूट से ज़्यादा आपके काम के आपके ब्रांड से मतलब है, एंड आई एम रेडी टू गिव यू द प्राइस फॉर वट एवर यू फिट। हमें सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं चाहिए। आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, आई एम अ ब्लैक कॉफ़ी पर्सन, सुबह सुबह उठते ही मुझे एक कप ब्लैक कॉफ़ी दे दे। इट इज़ व्हाट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी टॉक्स अबाउट। तो एनी पॉइंट ऑफ नो ओपिनियन जो आपको लगता है इस टॉपिक में है, या कोई ऐसा जो आपको समझ ना आया हो? क्लियर हो गया शालिनी? डन? थम्स अप कर दिया करो सारे बच्चे। चलो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये जो पॉइंट था ना, क्या जैसे कॉस्ट लीडरशिप में लोअर कॉस्ट फ्यूचर तक मेंटेन करना बड़ा भारी था ना, सिमिलरली यूनिकनेस जो आपकी प्रोडक्ट की वो जिंदगी भर आप रखो वो बहुत भारी है, राइट? उसके बाद अगर आपने कुछ ज्यादा ही प्राइस ले ली है ना कस्टमर तो भैया अच्छा तो हम चलते हैं, अब आप नहीं चल पाएंगे। चलिए, और डिफरेंशिएशन जो है बेटा जी, थर्ड पॉइंट ये है, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि उनको एक्स्ट्रा में मिल क्या रहा है, इट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर्स, इट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर्स, तो फिर क्या ही करें जब डिफरेंशिएशन में हम यूनिक फीचर की वजह से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे थे, और वही एक्स्ट्रा फीचर कोई इसको लायक ही नहीं समझता, तो फिर वो हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट। डन, वी आर डन विद द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज। देयर इज अ स्मॉल टॉपिक जो कि यहाँ पे कहता है टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि हम ये बोलते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस। इसका निमोनिक है पीओपी। हम प्रोडक्ट को अच्छे से दे सकते हैं, हम प्राइस जो है वो अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग प्राइस रख सकते हैं, और हम जो है प्लेस का पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, राइट? तो विद दिस हमारा जो खत्म होता है दैट इज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। एनी डाउट्स इन योर माइंड? शालिनी समझ में आ गया? शालिनी, अमन, यश समझ में आ गया बेटा? ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के को डिटरमाइन करना है आपको कि लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपनी यूनिक फीचर दे रहा है ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी इज चार्जिंग प्रीमियम प्राइस, ठीक है, द मार्केट इज ऑल्सो ब्रॉड, है ना, और वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो पता है क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि वो जो उसकी दुकान है, उसकी जो लोकेशन है वो इतनी प्रीमियम लोकेशन है ना कि क्या बताऊं, कि जैसे मान लो एक दुकान होती है ना गली मोहल्ले की, जो सब सारी गाड़ियां वहीं से होके गुजरेंगी, तो उसकी लोकेशन वहां पर है। तो क्या इसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगती है या नहीं लगती है? मैम लगेगी। आपने एक ढाबे वाला एग्जांपल दिया था ऐसे ही। गुड, वेरी वेरी गुड, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया अमन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं फोकस पे। तो क्या आप लोगों का फोकस बना हुआ है क्लास के अंदर? यस और नो? यस और नो? यस मैम। चलिए, अच्छा, फोकस पे जाने से पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि फोकस स्ट्रेटजी जो होती है वो मार्केट कौन सा लेके चलती है? नैरो मैम, निश। नीश मार्केट। नीश, ओहो, और मार्केट, नीश मार्केट, नैरो मार्केट लेके चलती है, बहुत बढ़िया। तो जब अगर आप सवाल पढ़ते हो कभी भी और सवाल में जो है वो ये बोल दे कि मार्केट जो है नैरो है, तो मतलब बात ही खत्म, सीधे सीधे फोकस लगेगा। और मार्केट अगर ब्रॉड है तो फिर कभी भी फोकस नहीं लगेगा। डन? चलिए, अब अगर इसमें भी हमें 3 चीजें पढ़नी है, पहली अचीव, दूसरा एडवांटेज, तीसरा डिसएडवांटेज। अचीव की बात कर लेते हैं। एनी स्टूडेंट जिसको अचीव का पॉइंट से याद हो? मुझे तो याद ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, एनी पॉइंट जो किसको भी याद हो? बिकॉज अचीव फोकस स्ट्रेटजी के अचीव वाले पॉइंट ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसका कोई निमोनिक मैंने नहीं दिया है, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ। इसका कोई निमोनिक मैंने क्लास में नहीं दिया है ना? कुछ एरियाज बताए थे आपने, हाँ स्पेसिफिक जी, एरियाज में काम करते हैं, स्पेशल स्किल होती हैं। राइट। तो मैंने इसका कोई निमोनिक नहीं दिया है बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन अचीवमेंट ऑफ फोकस स्ट्रेटजी इतना रिलेवेंट नहीं होता है। रिवाइज करा देती हूँ सारे पॉइंटर्स यहाँ से। तो अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी, अब आपको ध्यान से समझिएगा, आपको नैरो मार्केट पे फोकस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
वो नैरो मार्केट देख लीजिए जहां पर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएटर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए बेसिकली। अब जब आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, जैसे आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तुरंत आपने क्या करना है, उसके लिए सुपीरियर स्किल्स चाहिए होंगी। आपको पता है सुपीरियर स्किल्स क्यों चाहिए? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप एक ब्रॉडर मार्केट में जाते हैं ना, आप सबके लिए ओपन है, आप जनरली सबके लिए ओपन है, बट जैसे ही आप अपनी कैटेगरी नैरो कर देते हैं ना, यानी कि यू आर सर्विंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ना, तो आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल ना, उसके लिए आपको ज्यादा अच्छी बेहतर तरीके से काम करना आना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निक्स और स्किल्स नहीं है ना, नीश मार्केट पे आप जा रहे हो, तो कस्टमर आपका सामान लेगा ही नहीं। तो यू हैव टू बी सो सुपीरियर इन योर स्किल्स। कॉस्ट लीडरशिप में डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, मार्केट ब्रॉड होता है, कुछ भी डालोगे कोई भी खरीद सकता है, कोई भी परचेस कर सकता है, फिर भी चल जाओगे। बट फोकस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई एफिशिएंसीज आनी पड़ेंगी और इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में टिके रहें, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ नीश कैटेगरी। तो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और आप में देखोगे 3 पॉइंट 4 पॉइंट है ये, बट इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आते हैं टाइप्स पर ज्यादा, केस बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन कम आते हैं। अब बात करते हैं अचीवमेंट की, सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अच्छा, इसमें एडवांटेज में वो जो 5 पॉइंट थे पोर्टर्स के, वो गायब है, क्यों? क्यों? नैरो मार्केट है। मार्केट नैरो है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं पांचों के पांचों पॉइंट लगा भी दूंगी ना, तब भी जो कट शॉर्ट करके निकलेगा ना कंटेंट, वो यही दोनों निकलेगा। अगर मैं सारे पॉइंटर्स भी लगा दूंगी तब भी कट शॉर्ट करके यही निकलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, चलिए मैं बात कर लेती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सपोज न्यू एंट्रेंट, ठीक है, मैंने एक उठा लिया, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। न्यू एंट्रेंट, आपको क्या लगता है नीश कैटेगरी के अंदर, नैरो मार्केट के अंदर कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे करके अगर आप पॉइंटर सारे देखोगे ना, तो वो बेकार ही हो जाएंगे, तो वो कहेगा कि भैया सारे पॉइंट्स जो है वो बेकार ही हो गए हैं। इसीलिए उन सब पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स है 5, उनका क्रक्स उसने यहाँ पे लिख दिया है। कहता है प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज फॉर देयर फोकस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये आप चार्ज कर सकते हो। बिकॉज ये क्यों लिखा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर फोकस, हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी है, फोकस डिफरेंशिएशन। तो फोकस डिफरेंशिएशन की वजह से हम क्या चार्ज कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंडली उसने बोला क्या एडवांटेज है, क्योंकि हमारे को एक्सपर्टीज है, हम क्या कर सकते हैं, देखो राइवल्स को, न्यू एंट्रेंट्स को, इन सबको क्या बोल सकते हैं कि सुनो, हमारे को, हम भी इस इंडस्ट्री के जो है वो गुरु हैं, तुम रहने ही दो। तो बेसिकली राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स की बात इसने यहाँ पर कर दी। डन। चलिए आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या बोलता है, कहता है अगर आपके पास अगेन कॉम्पिटेंसी नहीं है, देखिए शुरू से क्या बोल रहा है, सुपीरियर स्किल्स, शुरू से बोल रहे हैं ये चीज, सुपीरियर स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास वही सुपीरियर स्किल्स यानी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज नहीं है, तो आप फोकस स्ट्रेटजी परस्यू नहीं कर पाओगे। अगर आपके सामान की डिमांड बहुत कम है और कॉस्ट हाई है, दोनों बातों को साथ में रखेंगे, डिमांड कम है और कॉस्ट बहुत हाई है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि डिमांड कम कॉस्ट हाई, तो शायद आपके ब्रांड के ऊपर आंच आ सकती है, और लॉन्ग रन के ऊपर नीश जो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनी उस कैटेगरी में आ जाए जिनके पास आपसे भी बेटर कॉम्पिटेंसीज। तो आपसे बेटर कॉम्पिटेंसी वाले कंपनी अगर आपके मार्केट में आ गए, आपसे बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके पास जो एडवांटेज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द 3 स्ट्रेटजीज, फोकस के अंदर जो है आता है, वो आता है फोकस के 2 टाइप्स, ठीक है। तो 2 टाइप्स कर लेते हैं। फोकस के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फोकस कॉस्ट। फोकस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फोकस कॉस्ट का मतलब होता है नैरो मार्केट बट अ लो कॉस्ट, यानी कि लो प्राइसेस, बट हम जो है उसको किसको दे रहे हैं, नैरो मार्केट को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अगेन नैरो मार्केट रखते हैं, और प्राइस कैसे रखते हैं, प्राइस तो डिफरेंशिएट प्रीमियम प्राइस रखते हैं। जैसे कि ये वाली जो गाड़ी है, दिस इज वन ऑफ द फोकस डिफरेंशिएशन, कस्टम बिल्ड कार्स, राइट। तो फोकस स्ट्रेटजी हमारी इस प्रकार होती है खत्म, वेरी इजी एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन।
ध्यान रखिएगा। दोबारा से एक चीज लिख रही हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई भी थी, मैं आपको बोलती हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। फोकस, फोकस का मतलब क्या है बेटा? नीश मार्केट। ध्यान से सुनिएगा, फोकस मतलब नीश मार्केट। अगर मैं नीश मार्केट को सर्व कर रही हूँ प्लस लो प्राइस पे सर्व कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया? फोकस कॉस्ट लीडरशिप। देखिए पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आप पढ़ते हैं, वो बहुत वास्ट है। बट हम कितना पढ़ाते हैं? जितना आपके सिलेबस में होता है या फिर जितना आपको रिक्वायर्ड होता है टू क्रैक दी पेपर। ओके, तो ऐसे ही फोकस डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? फोकस के अंदर अगेन नीश मार्केट, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रीमियम प्राइस। ठीक है, डन 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 डन। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूले से मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है आप वो सॉल्व कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो उतनी नॉलेज क्लास में आपको दी गई है, उतनी नॉलेज आपको मेगा रिवीजन के अंदर दी गई है। सो विद दिस वी आर डन विद द माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज। पॉइंट नंबर 6 हमारा माइकल पोर्टर का इंट्रोडक्शन था। पॉइंट नंबर 7 कॉस्ट लीडरशिप था। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट था ये रहा। उसके बाद हमारा था ये रहा 8th पॉइंट डिफरेंशिएशन। उसके बाद फोकस, एंड लास्ट इज नाउ द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं बेस्ट कॉस्ट के ऊपर। बेस्ट कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, कहता है हमारे को तो ना, हमारे को किससे मतलब है? हमारे को मतलब है वैल्यू कॉन्शियस बायर से। और वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू इज इक्वल टू यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो किसको आता है? कंज्यूमर को आता है, कस्टमर को आता है? हम कंज्यूमर को। किसी को भी आ सकता है, कस्टमर को भी आ सकता है। खरीद के कई कई बार लोगों को खरीद के, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे किसको खरीद के देना ही अच्छा लगता है, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन आता है। ओके, तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन आता है। मेरे हैंडमेड नोट्स के अंदर ना कस्टमर और कंज्यूमर के ऊपर ये चीज लिखी हुई भी है। चलो, तो यहाँ पर आपने समझना है कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के अंदर हम फोकस करते हैं वैल्यू कॉन्शियस बायर्स पे, वैल्यू कॉन्शियस बायर्स पे, ना कि खाली प्राइस सेंसिटिव, ना कि खाली प्राइस इनसेंसिटिव। किस पे फोकस करते हैं? वैल्यू कॉन्शियस बायर पे। नेक्स्ट इज बेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट कॉस्ट का मतलब है प्राइस तो हो जाए कॉस्ट लीडरशिप वाला और प्रोडक्ट मिल जाए डिफरेंशिएशन वाला, राइट? तो यानी कि हम क्या चाहते हैं? कम पैसों में ज्यादा फीचर्स मिल जाए। दिस इज व्हाट द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी सेज इन कट शॉर्ट, राइट? तो दिस इज अबाउट द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। एग्जाम में सबसे कम जो पूछा जाता है वो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। 99% जो है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस लगता। क्लास में हम काफी सारे केस क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड विद दिस हमारा हाफ चैप्टर होता है बेटा खत्म। एनी स्टूडेंट जिसको कि लगा हो कि नहीं मैम ने अच्छे से नहीं कराया, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हमारे ये 5 पॉइंट बचते हैं और अब हम इन 5 पॉइंट को फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर का, इट इज द मेंडलियो मैट्रिक्स। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मेंडलियो ने मैट्रिक्स कब दिया था, कब दिया था, कौन सा साल था मैट्रिक्स? 1991 अरे 91। 1991 अरे प्रत्युष को तो मैम का याद है। मैम मैम का का बर्थडे 1991, वेरी वेरी गुड। स्कैम। स्कैम। अमन क्या लिखा? मैम स्कैम है। अरे वो मजाक कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ अमन, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, तो सबसे पहले मेंडलू मैट्रिक्स कब आया था? 1991 में आया था। किसने दिया था ये? मेंडलियो ने। उब्रे एल अच्छा, कितना शाना है ना। मेंडलू मैट्रिक्स है तो किसने दिया होगा? मेंडलू ने दिया होगा। वेरी वेरी गुड। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल किसने दिया? पोर्टर ने। वेरी वेरी गुड जतन, शार्प माइंड, मस्ट अप्रिशिएट, वेरी गुड।
तो बेटा जी मैन्यू मैट्रिक्स जो है वो तो आया था कुछ हमारे आंड्रे करके था। उबरे 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 उबरे, हाँ। ओब्रे एलमेंड मेंडल। बादाम खाया करो आज ही। फटाफट से चलो एक कॉपी का पन्ना निकालो, एक पन्ना निकालो, उससे पूरा नाम लिख दो इसका, उबरे एल मेंडल्यू। चलो लिखो फटाफट, मैं स्पेलिंग आप पे लिख देती हूँ, AUBREY, उबरे एल मेंडल्यू। लिखो फटाफट, चलो लिखो एक पेज पे और चिपका दो। और जो ये प्रत्युष आपने पीछे लगा रखा है नोटिस बोर्ड, इस पे, हाँ इस पे चिपकाओ जाके, ताकि ये आपके आंखों के सामने रहे। ये बात नेकी और पूछ पूछ हमें दिखना चाहिए, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। हाँ यही ना बात, जितने भी सारे बच्चे हैं सब लोग ध्यान रखेंगे। और कब आया था ये 1991 में, वो तो आपको याद ही है। AL ठीक है मैम, AL। हाँ हाँ AL चलेगा चलेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको ये अच्छे से याद है ना 91 में आया, आपको ये याद है ना कि चलो AL तो याद होगा आपको, ठीक है। तो वहां पे साफ साफ पहले लिख दो, दिस इज गिवन बाय AL मेंडल्यू इन ईयर 1991। भाई कॉपी चेक करने वाला फ्लैट वहीं पर ही, मैं आपको सच बता रही हूँ, वहीं पे फ्लैट, सच्ची बता रही हूँ मैं। चलो तो 1991 में उबरे का मैट्रिक्स आया, प्रत्युष लगा के आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा क्या बोलते हैं, इसने क्या बोला, इसने बोला मैट्रिक्स है तो 4 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4। इसने कहा देखिए हमारे यहाँ पर कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका कंपनी में स्टेक होता है, स्टेक यानी कि इंटरेस्ट होता है। तो कहते हैं कि इनका जिनका इंटरेस्ट है मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, और जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, उनके पास कितनी पावर है, कितनी पावर वो होल्ड करते हैं, यानी कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को, वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पर कम। अब देखेगा ये वो एरिया है सबसे लास्ट वाला जहां पर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट सबसे कम है और उनके पास पावर भी सबसे कम है। तो सिर्फ उनको बताने की बात करो, यानी कि कीप देम इन्फॉर्म्ड, उनको सिर्फ बता के चीजें करो, बात खत्म, हो गई, इन्फॉर्म कर दिया, खत्म। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सेल नंबर 1 में फॉल करते हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट भी हाई होता है और इनके पास पावर भी खूब हाई होती है। इनको खाली इन्फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, इनको तो सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। कीप देम सेटिस्फाइड। क्या आपको 2 कॉलम्स याद हो गए? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास या तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है या फिर उनके पास पावर बहुत ज्यादा हाई है। अब देखते हैं सबसे पहले जिनके पास जिनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, जो इंटरेस्ट जो है सॉरी लो है, या फिर पावर जो है वो लो है। पहला आता है इंटरेस्ट लो वाला। जो इंटरेस्ट लो वाला है बेटा, इसके अंदर किसी के पास अगर कम इंटरेस्ट है, यानी कि देखिएगा पावर इनके पास खूब ज्यादा है बट ये इंटरेस्टेड नहीं होते। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पापा जैसे लोग होते हैं जो कि आपके फ्यूचर में, आपके लाइफ में शायद पावर बहुत ज्यादा रखते हैं पर इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हैं, इनको सिर्फ आपके रिजल्ट से मतलब होता है। तो ये बेटा जी हमारे होते हैं क्या? की प्लेयर्स। क्या होते हैं बेटा? आपके की प्लेयर्स। इनको बेटा आपको ध्यान रखिएगा, ये आपके मेन प्लेयर्स होते हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान देना है। मैं आपको बोलूं ऊपर की लाइन जिसमें पावर ज्यादा है उस पर हमेशा ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट इज बेटा जी ये वाला सेल जहां पर की इंटरेस्ट ज्यादा है, ये आपकी बेटा होती है गर्लफ्रेंड, और बेटा पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रखती है कम, राइट? इंटरेस्ट ज्यादा, पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कम, ये होते हैं हमारे लो प्लेयर्स। लो प्लेयर्स, इनको देती है हम लो प्रायोरिटी। मैम सॉरी की प्लेयर मैंने का उल्टा कर इंटरेस्ट दिया, कम होता है। उल्टा कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, पर लो और ये आएगा हाई, गलती कर दी थी मैंने, प्रायोरिटी, इसलिए वहां कंफ्यूजन हुआ मेरे को। चलिए सो आई बिलीव कि ये मैट्रिक्स आप करके आ जाओगे। अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा इंट्रोडक्शन का अबाउट दिस मैट्रिक्स, वो आप आराम से लिख दोगे। पैराग्राफ में क्या क्या लिखोगे? मेंडल्यू मैट्रिक्स किसने दिया?
एल मेन्यू ने दिया, AL कब दिया? 91 में दिया, ठीक है। मेन्यू मैट्रिक्स ने किसकी बात करी? स्टेक होल्डर्स की बात करी। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? चलो फटाफट एग्जाम्पल दो मेरे को, एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर्स। इसका कंपनी CEO में इंटरेस्ट होता है, वेरी गुड, एग्जाम्पल दो। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉइज, सीईओ, किसका एग्जांपल मैम? स्टेक होल्डर्स का। CEO ओके, आगे। डिवेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स, वेरी गुड, एम्प्लॉइज, वेरी गुड। कस्टमर, इवन Very good. सप्लायर्स भी कंज्यूमर। आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, राइट? यस तो मैम। आपने एग्जाम्पल लिख दिया, ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी मैम पैराग्राफ। मैम उसके एक बाद प्रॉब्लम। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है? हर एक मैट्रिक के बाद, हर एक मैट्रिक्स के बाद आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप हर एक सेल को क्या करो, हर एक सेल को आप एक्सप्लेन करो। यानी कि एक एक सेल के ऊपर आप एक एक पॉइंट लिखोगे, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखोगे, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखोगे, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखोगे, और इसके ऊपर एक पॉइंट लिखोगे। मैम बात समझ में क्वेश्चन आई? था एक। हाँ, एक सेकेंड, क्या आपको ये समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद प्रत्युष मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ कि क्या जिन स्टेक होल्डर्स को आज हम प्लेस कर रहे हैं कि उनके पास कम पावर है या व्हाटसएवर, क्या वो जो प्लेसमेंट होती है शेयर होल्डर्स की, वो फिक्स्ड होती है या वो वेरिएबल होती है? मैम डायनेमिक Variable. होती है, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है पता है ना? कीप्स ऑन यस चेंजिंग। मैम। गर्लफ्रेंड का पत्नी बन जाए, पावर चेंज्ड, राइट? तो यानी कि आप लास्ट में जरूर लिख कर आओगे, ठीक है? तो दिस शुड बी योर प्रेजेंटेशन इन द एग्जामिनेशन एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड। अब आपका डाउट बेटा प्रत्युष बता दीजिए मेरे को। मैम ये आपने की प्लेयर में एग्जांपल दिया पापा वाला, बट आपने कीप सेटिस्फाइड में दिया था शायद से एग्जांपल मैंने पापा वाला। हाँ। ऊपर वाला मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, तो वो पूरा एग्जाम्पल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ओके मैम। कि मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर ये लोअर हाई कर दिया। ओके, अब आपको ना शायद आपकी यहाँ पर, अगर आप देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है। आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाले डायग्राम के अंदर ना यहाँ पर कुछ कंटेंट दे रखा है, ये कंटेंट दे रखा है ना, ये कंटेंट आपको लिख के देने की जरूरत नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है? आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये कंटेंट लिखना है बस आपको, और कोई कंटेंट नहीं लिखना। बात समझ में आ गई? कभी आप सोचो कि हाँ कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको कम ही कंटेंट लिखना है एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, डन है? चलिए, तो वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक। अच्छे से करा दिया ना मैंने आपको याद? लिख लोगे ना इसको 5 नंबर के लिए? चलिए आगे चलते हैं। नाउ देयर आर स्मॉल टॉपिक्स, या फिर ये कह लीजिए दीज आर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। नाउ व्हाट आर दीज टॉपिक्स? वो कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जैसे कहते हैं ना, यू ड्राइव मी क्रेजी, है ना? तो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ड्राइव करता है। जैसे कि हमारे प्यारे कस्टमर, अगर इनको सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर क्या ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लिया। जैसे कि आपके चैनल्स, अगर चैनल के थ्रू आपने प्रोडक्ट नहीं कस्टमर तक पहुंचाया तो क्या ही आपने करा। सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, और यू कैन से दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले अपन करेंगे पॉइंट नंबर 2, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। आप मुझे बताएंगे कि अगर एक एग्जांपल है जो आपकी स्टडी मैट का है, अगर एक मम्मी जो है वो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाती है, बट अल्टीमेटली बच्चे जो होते हैं वो कपड़े को पहनते हैं, तो उसमें कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? मैम मम्मी कस्टमर है, कंज्यूमर बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मम्मी कस्टमर है और बच्चा कंज्यूमर है, तो स्ट्रेटेजी किसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग या कंज्यूमर के अकॉर्डिंग? हम दोनों कंज्यूमर के के अकॉर्डिंग। दोनों के मम्मी के अकॉर्डिंग। सेटिस्फाई तो उसको भी करना है, मैम ने कहा था सेटिस्फाई उसको भी करना है। मैम पिन कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा करती हूँ, एक सेकेंड, तेरे पास भी ऑप्शन है, कर सकता है। ये ले, आप देखो, पढ़ लो इसको। ये भी पढ़ लेना स्टेटस के ऊपर वाला। हम कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर अपने आप ही हो जाता है।
पढ़ लिया पूरा? अब दोबारा क्वेश्चन पूछूं, बताओ स्ट्रेटजी इसके किसके example अकॉर्डिंग के लिए बनाओ, MCQ में डाला कस्टमर था। या कंज्यूमर? कंज्यूमर। देखो स्ट्रैटेजी अगर प्राइस के ऊपर बन रही है तो कस्टमर को देख के बनाओगे, और सेटिस्फाई वैल्यू क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो किसको देखना पड़ेगा? कंज्यूमर को देखना पड़ेगा। तो यानी कि जतिन इज राइट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अपन दोनों की बात करते हैं, किसी एक की बात नहीं करते हैं। डन 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 डन। अब भैया एमसीक्यूज भी तो है पेपर में, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? चलें आगे। ओके मुझे पता था कस्टमर कंज्यूमर तुम अच्छे से लिख लोगे ये वाले पॉइंट में तुम ये जो लाइन मैंने आपको पढ़वाई है फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव, ये लाइन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। जैसे कि मान लो उसने लिखा फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव द डैश इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, है ना, कस्टमर कंज्यूमर बोथ नन। तो प्राइस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि खरीदने वाला कौन है? कस्टमर, तो कस्टमर को पे ध्यान देंगे, और कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है, सेटिस्फेक्शन उसका मैंडेटरी है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वी आर डन विद द सेकेंड टॉपिक ऑफ द स्टडी ऑफ द माइंड मैप। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बेटा जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं पता चैप्टर नंबर 2 में जाओ, वहां पता चल जाएगा। प्रोडक्ट जो होता है वो गुड होती है, सर्विस होती है, फिर कोई एक्सपीरियंस होता है, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमने कहाँ पढ़े थे? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बट उसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी अमेंडमेंट है नए वाले सिलेबस के अंदर, और तो और हमारी मार्केटिंग के अंदर भी अमेंडमेंट है। बाहर का कंटेंट सेम है, मार्केटिंग के अंदर अंदर का कंटेंट बहुत डिफरेंट है। चलिए प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप लेकर आते हो तो उसकी प्राइस के ऊपर बात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं अगर मेरे को नया प्रोडक्ट में लॉन्च करती हूँ उसकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए? उसकी प्राइसिंग अभी हमने पढ़ा कस्टमर को सोचते हुए होनी चाहिए। अब प्रत्युष मैं आपसे ये कहती हूँ बेटा, यहाँ पर मैं कस्टमर की जगह कंज्यूमर वर्ड लिख दूं, ठीक है, और ऊपर क्या लिख रही हूँ? प्राइसिंग स्ट्रेटजी। समझ रहे हो गलती हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बच्चों कह रहा हो कस्टमर कंज्यूमर तो एक ही होता है, फालतू में नंबर काट लिया, कैसे पॉसिबल है? अभी हमने पढ़ा कि खरीदने वाला कौन? कस्टमर। तो यहाँ पर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आना चाहिए, ना कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। आपने अमन जो मुझे नोट्स भेजे हैं बहुत अच्छे, बढ़िया लग रहा है, इंट्रोडक्शन पेज बढ़िया लग रहा है, मस्त। आप मुझे ये दे दीजिए, मैं इसको सब जगह डाल देती हूँ। क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बनाते हैं नोट्स। चलिए ओके, अब उसके बाद में बेटा जी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा प्राइस रखो जिसपे मार्जिन मिल सके। बताओ हमारे सोनाली मैम के जैसा कोई थोड़ी ना होता है जो कॉस्टिंग पे ही दे दे आपको 499 में आपको हैंडमेड नोट्स दे दिया, बताओ लॉन्च प्राइस पे। अब वो कॉस्टिंग पे मार्जिन तो है ही नहीं वहां पर, सब कुछ तो डिलीवरी वाला खा गया और बाकी प्रिंटिंग वाला खा गया। कोई बात है वाला, ये कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी ना हुई प्राइस रखने की, बट कोई बात नहीं। और लास्ट इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। आपका प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे कि मार्केट शेयर यानी कि आपकी सेल्स बढ़े। तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन जो है क्योंकि पिछली बार आप पहले अलग था, पहले यहीं पर अमन गर्ग आप सुन लीजिए ध्यान से, आपने एमसीक्यू डाला था टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर पहले था प्राइस पेनिट्रेशन एंड प्राइस स्कीमिंग। आज वो पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे कहीं पे स्कीमिंग वर्ड नहीं लिखा, पेनिट्रेशन वर्ड नहीं लिखा, सब कुछ रिमूव हो गया आपके सिलेबस में से, कंटेंट में से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी है बट आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। तो आपको यही तीनों पॉइंट लिखने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। डन 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 डन। एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को लेकर एमसीक्यू बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी बहुत मार्केटिंग की। सब बहुत इजी है, आप खुद पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। सोशल मार्केटिंग यानी कि जहाँ पर एक सोशल कॉज साथ में अटैच होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या होता है? जहाँ पर कि ऑगमेंट का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, जहाँ पर हमारे को कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है, बट वो एडिशनल बेनिफिट क्या होना चाहिए? मेन प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अगर लैपटॉप के साथ कुकर फ्री मिल जाए तो क्या वो ऑगमेंटेड मार्केटिंग है? नहीं। बट लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री मिल जाए तो क्या वो ऑगमेंटेड मार्केटिंग है? हाँ भाई हाँ। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है होम शॉपिंग की तरह, जहां पर मीडिएटर्स हट जाते हैं।
रिलेशनशिप मार्केटिंग बेटा ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं होती है, ये वो रिलेशनशिप है जो कंपनी कस्टमर्स के साथ क्रिएट करती है, जैसे कि बिग बाजार ने भी किया, जैसे कि स्टेनमैक्स ऐसी कंपनी, यानी कि ये आपको एक ऐसे पॉइंट्स वाले चेन में घुसा के रखते हैं जहां पर कि आप बार बार इनसे ही शॉपिंग करने आओगे। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग। तो जब आप अपनी सर्विस का बखान करते हो तो उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। हमारे यहाँ पैन कार्ड बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ कुंडली मिलाई जाती है, मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, मिलाई जाती है। पर्सन मार्केटिंग, यानी कि जब आप लोगों का क्या करते हो, पर्सन की मार्केटिंग करते हो, जैसे कि सोनाली मैम, सोनाली मैम, जैसे कि मोदी जी, यानी कि पर्सन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, जैसे कि एसएम SM क्लासेस, क्लासेस। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों आ सकती है। ICAI अगर अपनी मार्केटिंग करता है, दैट इज ऑब्वियसली इन द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। नेक्स्ट इज प्लेस मार्केटिंग, जैसे कि पधारो हमारे देश, अगर जब आप कोई प्लेस की मार्केटिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं, प्लेस मार्केटिंग। अनलाइटेंड का मतलब होता है कि जिसमें जो सर्व गुण संपन्न हो, और कितने गुण दिए गए हैं इसके अंदर, 5 गुण बेसिकली दे रखे हैं। अगर कोई मार्केटिंग आप चाहते हो कि इट शुड बी लॉन्गेटिविटी इन नेचर, लॉन्ग रन में बेस्ट परफॉर्म करे, तो आपको एनलाइटेंड मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए, जिसमें कि सारे गुण जो अभी तक हमने पढ़े, कस्टमर ओरिएंटेड भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, उससे कुछ वैल्यू भी मिलती भी होनी चाहिए, उसमें एक मिशन की भावना भी होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति भी भावना होनी चाहिए। 5 गुण की जब इसमें अंदर होते हैं, 5 तत्व, उसे बोलते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब होता है जब कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और वो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्केटिंग करता है। जैसे कि HUL जो होता है वो लाइफ बॉय ITC के लिए अलग करता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय। लक्स, थोड़ी मैं अब नहीं बोल रही हूँ, रेक्सोना, या फिर आप बोल सकते हो पियर्स इन द प्रीमियम सेगमेंट। नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी सेल्स को सिंक्र में रखने के लिए, यानी कि आप अगर ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वेरिएट करती है सेल्स के अंदर, जैसे सीजनल सेल्स जिसके यहाँ पे होती है, आप उस सेल्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंक्रो मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो। जैसे कि मूवी की टिकट्स होती हैं, सुबह शाम जो होती है वो सस्ती होती, सुबह जो होती है सस्ती होती है, शाम को महंगी होती है, पता है ना, सुबह को पिक्चर देखने तो आएगा नहीं। और वीकडेज में जो होती है वो अलग प्राइस होता है, वीकेंड पे अलग प्राइस होता है, दैट इज अ सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जब आपके पास बहुत कुछ हो बट आप कॉन्सेंट्रेट करके एक ही प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, और दैट इज अ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट और लास्ट इज अ डी मार्केटिंग, जहां पर आप डिमांड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हो बिकॉज आपके पास कैपेसिटी नहीं होती है। मेन पॉइंट होता है कैपेसिटी वाला, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आप जो लोग आप शायद जिन कस्टमर्स को शायद आप ओके टाटा बाय बाय कर रहे हो कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास में कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में आप डी मार्केटिंग करते हो, आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते हो, आप अपनी डिमांड्स को शिफ्ट कर देते हो। से फॉर एग्जांपल वाटर पार्क्स वगैरह के अंदर सैटरडे को बहुत भीड़ होती है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, हम इतने ही लोग जो है पार्क के अंदर भेज सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो वीक डेज पे टिकट सस्ती करके हम जो है डिमांड को शिफ्ट करने का काम करते हैं। सिंक्रो के अंदर कभी ऐसा नहीं होता डिमांड शिफ्ट होए, कोई बंदा AC लेने के लिए आ रहा है गर्मियों में, उसको बोलेंगे तो सर्दी में ले लियो सस्ते मिलेगा, ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि सेल्स तो AC हमारे पास बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड स्टॉक है। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर मैं बोलूँ, एक जूलॉजिकल पार्क है, उसकी कैपेसिटी ही 1000 है, तो अगर मेरे को 1001वां अगर मेरे पास कस्टमर आता है तो मुझे उसे सर्व करने का मौका मिले, तो इसके लिए मैं कुछ क्या करती हूँ, कुछ डिस्काउंट्स या कुछ मार्केटिंग वगैरह करती हूँ। कब होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आया तो इसका बहुत सहारा लिया गया था डी मार्केटिंग का। चलिए, सो दिस वर दी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। एग्जाम के अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 13 की 13 मार्केटिंग आपको करने के लिए आ जाए, कभी आपको लिखने को नहीं आएंगी कि तेरह की 13 मार्केटिंग लिखिए, या 4 मार्केटिंग लिखिए, या 5 मार्केटिंग लिखिए, ऐसा नहीं आएगा। क्या आएगा, मैं आपको बताती हूँ, या तो आपको MCQs आएंगे, या कि आप डिटरमाइन करो कि कौन से टाइप की मार्केटिंग है, या फिर जो है लिखने के लिए जो आपको आ सकता है, दैट इज अनलाइटेंड मार्केटिंग, डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग। शॉर्ट नोट आ सकते हैं इन 3 के ऊपर, अनलाइटेंड, डी मार्केटिंग
एंड सिंक्रो मार्केटिंग। इसके अलावा आपको एमसीक्यू बेस्ड चले जाना है एग्जाम के अंदर। तो दैट इज अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रोडक्ट्स एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो विद दिस हमारा ये भी खत्म होता है। तो हमारे 4 में से 2 पॉइंट्स खत्म। एनी डाउट्स इन दिस? शालिनी थम्स अप कर दीजिए, अमन थम्स अप कर दीजिए, जतिन, मोहित, यश। ओ क्या बात है, तो सच्ची थम्स अप ही कर दिया। लो मैम, लो क्या बात है। चलिए ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने इजी क्वेश्चन की तरफ विच इज चैनल्स। कितने चैनल है? 3 चैनल है। वेरी वेरी गुड। प्रोडक्ट चैनल, फिर उसके बाद सेल्स चैनल सेल्स चैनल, उसके बाद एंड सर्विस चैनल। सर्विस चैनल, आफ्टर सेल सर्विस। याद है आपको मैंने कैसे कराया था? तो प्रोडक्ट को बनाने तक की एक चैनल होता है, एक चेन होती है। उसके बाद सेल्स चैनल, उसको बेचने की एक चेन होती है, और उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस देने की एक चेन होती है। यानी कि 3 चैनल्स हमारे होते हैं, प्रोडक्ट चैनल, सेल्स चैनल एंड सर्विस चैनल। ये न्यू है एग्जाम के अंदर, मैंने आपको क्लास में अच्छे से करा रखा है, इसको जरूर कर लीजिएगा। इजी है, बट क्या है ना, आपको बस एग्जाम में स्ट्राइक हो जाइए। ओके, नाउ द लास्ट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक मैप बनाते हैं। किसका मैप बनाते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास एक टॉपिक है, तो ये कहता है कि वी शुड ऑलवेज आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटर्स एंड देन हमारे को उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी चाहिए, और फिर हमें स्टडीज वगैरह बनानी चाहिए, राइट? ये टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। और इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के लिए क्या लगती है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 के अंदर। 2 तो 2 में ये टॉपिक पढ़ाया गया। अब इसमें अगर आपके एक कॉम्पिटिटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, तो आप ये काम कर सकते हो। बट अगर मान लो आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शॉर्ट हो जाती है, इस पे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसका मौका मिलता है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का मौका मिलता है। दिस कॉन्सेप्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जब ग्रुप बनाते हैं तो उनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? जिनकी स्ट्रेटेजीज ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। जिनकी स्ट्रेटेजीज ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। जिनके प्राइस पॉइंट सिमिलर होते हैं, जिनकी सिमिलर ग्रोथ सी होती है, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मैप पे प्लॉट करते हैं। उस मैप को बोलते हैं 2 वेरिएबल मैप। उसके अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के अंदर कोई एक हम पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने प्राइस ले लिया, हमने क्वालिटी ले लिया, हमने वैरायटी ले लिया, हमारा जो मन कर रहा है। वाई पॉइंट पे हमने ले लिया कि ये कौन कौन से लोकेशन पे है मान लो, तो कोई भी पॉइंटर्स पर बेस, पैरामीटर्स पर बेस आप क्या कर सकते हो? मैपिंग कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? आप बेटा जी लास्ट में गोले गोले बनाओगे, यानी कि जो आपको जो ग्रुप्स आपस में सिमिलर रखते हैं, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स है हमारे, और ये आप गोले गोले बना दोगे, दीज आर द ग्रुप्स। एंड जो हमारा ये सर्कल होता है, ये सर्कल क्या शो करता है? दिस शो द टोटल Turnover. सेल्स out of total sales of this group out of the total industry की sales. So as you can see in the picture, PQR की sales industry में सबसे हाईएस्ट है। तो जो सर्कल आप बनाते हो ग्रुप का, ये सर्कल आप अपने मन से नहीं बनाते हो, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोपोर्शनल टू द सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, चलिए, तो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन आई गेस लास्ट अटेम्प्ट में या लास्ट टू लास्ट में आया था, चांसेस कम है 2024 में आने के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा जी, अरे हो तो क्या, पॉइंट नंबर 2 तो खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। सो 8 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट? 5 और 2 7 कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं। चलिए ओके, अब नेक्स्ट 3 टॉपिक्स में से जो ये टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, ये तो मैं रिवाइज ही नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इसको तो कोई मतलब ही नहीं रिवाइज कराने का, राइट? चलिए, तो नाउ 8 हो चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, द रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंसी, एंड नेक्स्ट विल बी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी क्या होती है? करने की क्षमता। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? मेन काम करने की क्षमता। आपको क्या लगता है, मैं क्या सिर्फ एक ही काम करती होंगी? नहीं, मैं तो रोटी भी बनाती हूँ,
मैं तो बाकी काम भी करती हूँ, बट मेरा मेन एरिया क्या है, मेरी मेन कोर कॉम्पिटेंसी किस चीज में है, दैट इज बोलने में, राइट? टीचिंग में भी नहीं बोलूंगी, किसमें, बोलने में। तो आपका जो मेन पार्ट है दैट इज द कोर कॉम्पिटेंसी, राइट? अब इस कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगेंगी, 3 कंडीशंस लगेंगी। यानी कि अगर आप कंपनी में कोर कॉम्पिटेंसी चाहते हैं तो ये 3 कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा। टू मेक द कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी यू हैव टू गो थ्रू द 3 कंडीशंस। मेरा क्वेश्चन है अमन से, अमन अगर मान लो जो 3 कंडीशंस ये हैं, मैं इन 3 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन छोड़ देती हूँ तो क्या मैं उसको, उस कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी कह सकती हूँ? मान No, लो मैं ma'am. एक पॉइंट छोड़ देती हूँ तो क्या कह सकती हूँ? ये देखिए No, क्या ma'am. लिखा है, अगर ऊपर की तीनों कंडीशन मीट करेंगी देन कंपनी कैन रिगार्ड इट्स कॉम्पिटेंस एज कोर कॉम्पिटेंस। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर वो बोलेगा बताइए वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं। तो बताइए कौन कौन सी कंडीशंस है वो। सबसे पहला सी डी, उसके बाद सी वी, और उसके बाद ओ एम। सी डी का मतलब क्या है, आप जो हैं ऐसा प्रोडक्ट दे, सॉरी आप ऐसे कोर कॉम्पिटेंस रखे विच इज यूनिक इन नेचर, दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। जो आप करते हो वो कॉम्पिटिटर भी करता है, तो फिर काहे का कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, राइट? सेकेंड इज कस्टमर वैल्यू, आप जो करते हो उससे कस्टमर को क्या मिलना चाहिए, फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए। ये फंडामेंटल बेनिफिट क्या होता है? अगर पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ के जाओ, ये नहीं कि टीचर 2-4 गाने सुना रहा है और 3-4 नॉनवेज जोक क्रैक कर रहा है और जी क्लास हो गई, तो ये फंडामेंटल बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर आप फंडामेंटल, आपके सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को फंडामेंटल बेनिफिट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा बेटा, फंडामेंटल बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ऐसी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मानी जाएगी। एंड लास्ट कंडीशन इज बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी इनटू द अदर मार्केट्स। अब अगर बोलने का इतना ही शौक है तो जरूर ना टीचर ही बनो, खाली मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाओ, ब्ला 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 ब्ला, जहां मौका मिले बोलने का वहां बोलो। बात समझ में आई? दैट इज द थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी टू द अदर मार्केट्स। इजी, सिंपल। तो बताओ मेरे साथ, दोबारा मेरे साथ बोलो, बताओ ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको की मीट करने पर आपकी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है? पहली CD, सीडी, दूसरी CV, सीवी, सीवी, तीसरी ओएम। OM. सीवी से मुझे आता है, सीवी मतलब करिकुलम विटाए। ओ भाई, करिकुलम विटाए की स्पेलिंग आते से ज्यादा बच्चों को नहीं आती। आप लोगों को चैलेंज देती हूँ, अभी लिख के दिखाओ, चैलेंज चैट बॉक्स में लिख के भेजो, फटाफट देखते हैं। नेट से कॉपी पेस्ट करके मत भेजना। रिज्यूम मैम। ना 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 ना, करिकुलम विटाए। हाँ हाँ हाँ, ये वो है, वो जो एक मीम नहीं चला था कि आपकी फेवरेट एक्टर्स कौन है, फिर उसने नाम बताया था एक, क्या नाम, जैकलिन। जैकलिन फर्नांडिस। हाँ, उसके बाद स्पेलिंग अल- सुनाओ, आलिया भट्ट। अमन गर्ग लिख के भेजा, क्रूशियल करिकुलम विटाए। ओह, शालिनी ने लिख के भेजा है, ओहो। शालिनी और प्रत्युष के में डिफरेंस है। शालिनी ने लास्ट में लिखा है LUM और प्रत्युष ने लिखा है LAM, और प्रत्युष ने विटय में VITE कर दिया, लास्ट में प्रत्युष ने चाय कर दिया, चाय TEA, चाय। इसे की बहुत याद आ रही, विटय होता बेटा। कैसी कैसी बात कर दी, कहा था मैंने। आखिरकार मैडम मैडम होती है, उसको पता होता है। चलिए ओके, अच्छा अब कंपनी ने कोर कॉम्पिटेंसी जो है बेटा जी ध्यान से समझिएगा, कोर कॉम्पिटेंसी जो है, आपने कॉम्पिटेंसी से कोर कॉम्पिटेंसी बना ली, ये तीनों कंडीशंस क्या कर दिया, मीट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट। अब बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी से आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो बेटा जी वो ये कह रहा है कि अगर अगर आप इंडस्ट्री में को आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी कैसे आई होगी, आपके रिसोर्सेज से आई होगी, आपकी कैपेबिलिटीज से आई होगी, जो आप कर सकते हो उससे आई होगी। तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो कैसी होनी चाहिए कि आप अच्छी तरीके से कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड
कर पाए। तो हमने कहा हमारे रिसोर्सेज, हमारी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, हमारी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि इट शुड प्रोवाइड अ वैल्यू टू दी कंज्यूमर, टू दी कस्टमर, इट शुड बी रेयर इन नेचर। अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है जो ढूंढने से भी नहीं मिलती तो क्या बात है, कोर कॉम्पिटेंसी तुरंत बना लोगे। मान लो आप आजकल देखते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चा है वो, उसको बोलते चलता फिरता गूगल, वो बच्चे को बहुत सारी नॉलेज है, वो चाणक्य भी बोलते हैं उसको, वो बच्चा को कुछ भी पूछो सबको उसको सब आता है। दिस इज अ काइंड ऑफ कैपेबिलिटी और द कॉम्पिटेंसी विच इज वेरी रेयर टू फाइंड। तो अगर आपकी कॉम्पिटेंसी रेयर टू फाइंड है तो उसको डेवलप करके कोर कॉम्पिटेंसी में बदला जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, वैल्यूएबल, यानी कि ऐसी नहीं है, एक मैंने बच्चे से बोला, मैंने कहा हाँ बेटा तेरी कॉम्पिटेंसी क्या है, बच्चा कहता मैं ना हंस लेता हूँ तो बताओ मुझे ये कोई वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसी है कि मैं ना हंस लेता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। सो द कॉम्पिटेंसी शुड बी समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल इन नेचर, लोग उसकी इज्जत करें। सेकंड इज इट हैज टू बी रेयर इन नेचर, बहुत मुश्किल से मिलती हो तो अच्छी बात है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको, अब बोलो हाँ कि ना। उसके बाद नेक्स्ट इज ऐसी कोई चीज जिसको कि चाह करके भी कोई कॉपी ना कर पाए, कॉस्टली टू इमिटेट, और भी अच्छा है। एंड लास्ट इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, अगर आपके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके पास जो चीजें हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत आसानी से आप कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड कर सकते। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए, डन 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 डन। चलिए, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, कोर कॉम्पिटेंसी, एंड वी आर डन विद पॉइंट नंबर 3, डन 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 डन। चलिए अब आते हैं प्रत्युष के फेवरेट टॉपिक विच इज टॉपिक नंबर 5, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। मार्केट में सस्टेन करके रहना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है और फिर इसको अचीव कैसे करते हैं, पहले इस बात को समझो। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे डिफाइन किया गया है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है, आप जो भी कर रहे हो, आपने कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड किया, आपने जो भी करा, उससे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, बाकी जितने लोग कमा पा रहे हैं ना एवरेज, उससे आप ज्यादा कमा पा रहे हो, यानी कि आपके पास क्या है बेटा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको क्या लगता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई वन टाइम एक्टिविटी है? नहीं ना। आप आज ज्यादा कमा रहे हो बट आपको जिंदगी भर ज्यादा कमाना है, यानी कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या करना है, सस्टेन करना है। आप एक बार रैंक 1 ले आए, ठीक है, बट आपको पता है ना जैसे आप रैंक ले आते हो उसके बाद उस रैंक को मेंटेन करना ज्यादा भारी है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है ना वो ज्यादा भारी पड़ता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे, पहले उसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या किया, पहले उसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ब्रीफ आउट किया कि भाई होता क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कहता है सुनना, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो रही है एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से, तो उस मानेंगे वो कंपनी के पास क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। अब सेकंड क्या बात करी उसने, सेकंड बोला सस्टेनेबिलिटी, समझ रहे मेरी बात। अब वो रैंक 1 पे तो आ गया, अब उसे क्या करना है, अब उसे अपनी रैंक 1 क्या करनी है, जिंदगी भर के लिए रैंक 1 करनी है, सस्टेन करना है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ उसको हमेशा के लिए क्या करने हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं, मोर देन द एवरेज प्रॉफिट्स कमाने हैं, राइट। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उसको अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी हो तो सुपर प्रॉफिट्स वर्ड यूज कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट्स कमाने हैं तो बेटा आप किस पे दांव खेलते हो, आप दांव किस पे खेलते हो इंडस्ट्री के अंदर, अपने रिसोर्सेज पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपने प्रोडक्ट पर, इसी के ऊपर तो आप शाणे बन रहे हो, आप मार्केट में खड़े हो। तो उसने बोला कि बताओ ऐसे कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। तो हमने कहा इसका निमोनिक है टिड्डा, TIDA। टी से क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। ट्रांसफरेबिलिटी। आई से बताओ। इमिटेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट बताओ। ड्यूरेबिलिटी। के बाद बताओ एक्सेप्टेबिलिटी। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे कहती हूँ, मैंने जो, ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नवंबर 23 से मुझसे क्लासेस ली,
ठीक है, उनका उनका वो उन्होंने लास्ट मोमेंट डिसाइड किया था दे आर गोइंग विद वन ग्रुप और व्हाटसोएवर, प्रॉब्लम आ गई या उन्होंने क्लास देखने का टाइम नहीं मिला, ग्रुप 2 छोड़ ही दिया, बिल्कुल कोई ना कोई बातचीत थी, तो मई 24 में उन्होंने वापस मेरे से क्लासेस ली। क्यों ली पता है? क्योंकि उनको पता था दैट माई क्लासेस वर एप्रोप्रिएट फॉर देम फॉर क्रैकिंग देयर एग्जाम। तो अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके रिसोर्सेज में, आपकी कैपेबिलिटीज में एप्रोप्रिएटेबिलिटी होगी, यानी कि इट वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द कस्टमर यू आर सर्विंग, तो बार बार कस्टमर आपको ही मांगेगा ना, कि नहीं मांगेगा? इट इज व्हाट द एप्रोप्रिएटेबिलिटी सेज। तो एप्रोप्रिएटेबिलिटी होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब देखिए ड्यूरेबिलिटी, अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको आज मैं पढ़ाऊं और जो है एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन पेपर देखो और कहो अरे ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, कीवर्ड्स तो याद ही नहीं आ रहे, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कम से कम एग्जाम तक तो याद रहता। तो अगर कोई चीज़ की ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी ना कि यार बताओ उस टाइम तो अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता। जैसे मोटिवेशन सेशंस जो होते हैं ड्यूरेबल थोड़ी ना होते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अगर ड्यूरेबिलिटी होगी, जितनी आपने बोली है उतनी ड्यूरेबिलिटी अगर होती है तो कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट को मांगेगा। तो ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो वन पॉइंट। नेक्स्ट इज इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी आपके प्रोडक्ट की कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है दूसरा कॉपी कर लेगा, अगर आपका जो आपके पास रिसोर्सेज है वो दूसरा कॉपी कर लेगा, इमीडिएट करने योग्य है, बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगी, बेकार फायदा है। आप जिस चीज पर पैसा खुद खा रहे थे, आपकी सेल्स ज्यादा हाई थी दूसरे के कंपैरिजन में, बंदे ने तो पूरा आपकी चीजें कॉपी कर ली, फिर आपकी सेल्स क्यों हाई होगी? सामने वाले की सेल्स हाई होगी, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक पेन ड्राइव देती हूँ और मैं बोलती हूँ 1 डिवाइस में लॉगिन हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या कर दी? रोक लगा दी, राइट? तो अगर सेकंड परचेस करेगा तो बच्चे को परचेस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने एक पर्सन को ही बोल दिया कि नहीं मल्टीपल डिवाइस में चलेगा, तो क्या मेरी सेल्स हो पाती? मेरी सेल्स नहीं हो पाती। मेरी सेल्स नहीं हो पाती तो क्या मैं हायर सेल्स करके एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमा पाती? नहीं कमा पाती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफरेबिलिटी को कम से कम रखना पड़ेगा, इमिटेबिलिटी को कम से कम रखना पड़ेगा, राइट? ड्यूरेबिलिटी और एप्रोप्रिएटेबिलिटी को सबसे ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? बट ऐसा नहीं है कल को तुम बोलो कि मैम आप ना ब्रेड को देखो, ब्रेड तो सिर्फ 7 डेज चलती है। अरे तो 7 डेज कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज 7 दिन बोली है तो 7 दिन चलनी चाहिए। अगर आपका सामान तीसरे दिन ही खराब हो रहा है तो वो एक मेन कंसर्न है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि कोई पेरिशेबल गुड है तो उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, वो उस सेंस में नहीं कह रहा है। इस सेंस में कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट में जितनी ड्यूरेबिलिटी लिखी है वो उतनी होनी चाहिए। बात समझ में आई? और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अगर ये चारों के चारों फीचर आपके किस में आते हैं? आपके रिसोर्सेज में, आपके कैपेबिलिटीज में और आपके क्या बोलते हैं प्रॉफिट को अर्न करने में, तो हम उसको क्या मानेंगे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एग्जाम के अंदर अगर आपको इसको देखना हो कि कब आपको ये 4 कंडीशन लगेंगे टिड्डा वाले, या फिर वो 4 कंडीशन रेयर वेरिएबल कब लगेंगे, तो हम किस पे फोकस करते हैं? इस वर्ड पे, अर्न प्रॉफिट्स, है ना? अगर वर्ड अर्न प्रॉफिट्स दिया होगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ये टिड्डा वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट? एनी डाउट्स? मैम ये एप्रोप्रिएशन वाला बताना एक बार। एप्रोप्रिएटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई हैंडमेड नोट्स बनाए, ठीक है? अब वो हैंडमेड नोट्स जो है वो हैंडमेड नोट्स ना आईसीआई बेस्ड नहीं है, तो क्या वो नोट्स आपके लिए एप्रोप्रिएट हैं? नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो ज्यादा बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। हो सकता है एक बारी बेच के मैं नंबर 1 रैंक पे आ जाऊं, बट क्या मैं इसको सस्टेन कर पाऊंगी? नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट, हमारे रिसोर्सेज, हमारी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ओके, तो एप्रोप्रिएट समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेगा रिवीजन होता है समाप्त। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और रिकॉल हो गई होंगी बहुत बेहतर तरीके से, और अब आप इस चैप्टर के अंदर अपनी ग्रिप ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे।
तो मेगा रिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनको जिन्होंने क्लासेस ली हैं, जिन्होंने पढ़ा है, इस चैप्टर को रिवाइज कर सके, ताकि जब उनके टेस्ट होए तो फिर वो अच्छे से मार्क्स लेकर आ सके। ओके, हम कल वाले टेस्ट में जीके क्वेश्चन दिए हैं आपने? मैंने तुमसे कहा था कि टेस्ट का जो लेवल होता है वो धीरे करके बढ़ता है। ऑफ कोर्स लेवल बढ़ रहा है, बट जीके बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी नहीं डाला है, मैम अगले टेस्ट टेस्ट आज में ही भेज दो। डालेंगे। अगले टेस्ट में डालूंगी। मैम टेस्ट आज ही भेज दो। इतना मन कर रहा है लिखने का? मैम कल टाइम नहीं है। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, ओ, कितने चलिए। कल फ्री है शादी मैम। शादी मत बोलना। मैम बेचारा शादी करने जाएगा, आप कह रहे हो शादी नहीं है बोलना।